नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज के अखबार में आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे आज के अखबार की बड़ी सुर्खियों को, बड़ी खबरों को। पलवल में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली का न्योता दिया। वहीं इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर इनेलो और जाजपा के एक होने के संकेत देते हुए कहा कि ये फैसला ओपी चौटाला को करना है कि कब परिवार और पार्टी एक होंगे, कब चौटाला परिवार का सदस्य हरियाणा का सीएम बनेगा। लेकिन अब इस पर पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कई तरह की बातें आज के अखबार में हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सामने उन तमाम खबरों को रखने की जिन खबरों का सरोकार आपसे होता है। बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन्हें अखबारों में जगह मिलती है। आज सबसे पहले जो खबर है, हालांकि अजय चौटाला ने जो बयान दिया है इस पर पलटवार भी यहाँ पर ओपी चौटाला का आ गया। उन्होंने कहा कि गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं होता। ये खबर भी प्रमुखता से छापी गई है। इसके साथ सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो खबर छापी गई है वो है संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर जो बैठक की है। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस। इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज के अखबार में बात करेंगे उन बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार आपसे है, जो खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो खबर है और सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि लगातार यहां पर किसानों को जिस तरीके से मनाने की सरकार कोशिश कर रही है, यहां पर किसान मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही 7 दिसंबर को अगली रणनीति के लिए संधू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। इस खबर पर यहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो संधू बॉर्डर पर एक बैठक होनी है और ये बैठक काफी अहम है। यहां
किसानों की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो बाकी उनकी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होती हैं, ये पूरा आंदोलन वापस नहीं जाएगा। हालांकि गुरदासपुर के कई निहंग जत्थे हैं जो वापस अपने घर लौट गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर कृषि कानून वापस कर लिए हैं सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिए हैं। अब जो उनकी बाकी मांगे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा देख लेगा। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो किसानों के दो जो फाड़ हैं वो नजर आ रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए और हम अपने घर वापस लौटने को तैयार हैं। कई किसान ऐसे हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो किसान ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक इसी तरीके से डटे रहेंगे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ किसान नेता राकेश बैंस जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, आवाज मिल रही है मेरी? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां पर एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 7 दिसंबर को अगली रणनीति के लिए संधू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है और ये बैठक कितनी अहम होगी ये भी देखने वाली बात। तो किसान नेता राकेश बैंस हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, राकेश की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे यहाँ पर संवाददाता लाजपत सीधा लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, जिस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन का जो रुख है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक बाकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। 5 सदस्यों की जो कमेटी बनी है वो भी सरकार से बातचीत करेगी और इसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन लाजपत, यहाँ एक सबसे खास बात और देखने वाली बात यह है कि इन किसानों के बीच में कई किसान ऐसे हैं, 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि कृषि कानून वापस हो गए हैं। और कई किसान ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जब तक यहाँ पर हमारी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए, सिंघू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर आंदोलन जो है यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर करीब 1 साल हो चुका है और किसान अपनी संयम और शांति से बैठे हैं। जहां कहीं देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानून वापसी लिए तो वो कहीं ना कहीं किसानों में खुशी दिखाई दी और जो किसान नेता हैं उनमें भी खुशी दिखाई दी और लगातार बैठकों का दौर जारी शुरू हुआ और बैठकों पर जो है बड़ी बैठकों का भी दौर शुरू हुआ। तारीख पर तारीख मिली, फिर से तारीख मिली हुई है जो कि आज की तारीख है 7 तारीख, और आज फिर से बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ी बैठक है। लेकिन उससे पहले जो है बैठक, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें यही निर्णय निकल कर आया था कि जो 5 व्यक्ति जो किसान नेता सरकार ने मांगे गए थे, जिन नेताओं का नाम वो सरकार के सामने जा चुके हैं। अब ये सिर्फ यही बात बाकी बची है कि एक बेंच पर बैठकर उनकी चर्चा कब होती है, उनकी कब बातचीत होती है। लगता है आज फिर बड़ा फैसला आ सकता है, बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो इस ग्रुप से जुड़े हुए, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, करीब 40 से ज्यादा लोग हैं जो कि बैठक में अपनी चर्चाएं रखते हैं, अपनी मंथन करते हैं। लेकिन खींचातानी जबरदस्त देखने को मिलती है। जहां इनकी बैठक होती है वो एक अलग गुप्त कमरा है जिसमें मीडिया को दूर रखा जाता है। उससे पहले हम भी प्रयास करेंगे कि बातचीत करें, वो कोई समाधान बताएं, या उसके बाद अगर शाम की बात रखें तो शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद ही कोई खुलासा करते हैं कि आंदोलन किस लीड पर जाने वाला है। लगातार आपको बता दें कि संयम जो शांति और किसानों ने दिखाई तो उसको मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया। तो आम नागरिक में एक खुशी दिखाई दी कि तीनों कृषि कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए हैं, तो नगाड़े बजाते हुए यानी लाजपत, आज का दिन भी बेहद अहम दिन है क्योंकि आज भी इस बैठक के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, इस रणनीति पर चर्चा जरूर होगी। इससे पहले जो नईम फौज है वो वापसी जरूर जा चुकी है, जो दल है वो वापसी जा चुका है। कुछ किसान जो हैं यहाँ पर जो आसियाने हैं उनमें भी थे और वो भी वापसी जा चुके हैं। लेकिन जो किसान नेता हैं वो जस के तस हैं, उनमें काफी खींचातानी देखने को मिल रही है और बैठकों का दौर जारी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आम किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था वो जरूर खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन जो किसान नेता हैं उनके अंदर खींचातानी देखने को मिल रही है। फिर से तारीखों पर तारीख मिलती है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया तो बैठकों का दौर शुरू हुआ और मंथन शुरू हुआ। सभी जो दल हैं वो अपनी बैठकें रखते रहे और फिर बड़ी बैठकों का भी दौर देखने को मिला।
आज जो बैठक है वो काफी बड़ी अहम बैठक है, ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि ये आंदोलन ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के समय एक 9 महीने लाजपत आपके पास वापस था। लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता राकेश बैंस जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है राकेश मेरी? जी मिल रही है जी, आवाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार जी। जी राकेश जी, आज की बैठक है और आज की बैठक के बाद आगे की रणनीति पर फैसला होगा, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग इस आंदोलन को लेकर? देखिए, हमारी मांग थी, जो हमने मांग रखी थी कि 3 कानून वापस हो, MSP पर खरीद की गारंटी बने और बिजली बिल और पराली पे प्रदूषण में किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो, ये हमारी मुख्य मांगे थी। और उसके बाद जो मुकदमे, जब प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को घोषणा कर दी, तो हमारी बात रह गई थी सिर्फ मुकदमे वापस लेने की और किसानों को मुआवजा देने की, जो किसान शहीद हुए, सम्मान राशि उनकी बात की थी। उसके बाद हमने, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बात आ रही थी बार बार कि हम इतनी बड़ी कमेटी से बात नहीं कर पाएंगे, छोटी कमेटी बना लें, तो 4 तारीख को किसानों ने छोटी कमेटी भी बना ली। पर उसके बाद से आधिकारिक रूप से कोई भी न्योता जो है सरकार की तरफ से बातचीत का नहीं दिया गया। अब सरकार जो है 2 कदम पीछे हट रही है अपनी बात से, जो देश को दिखाना चाह रही थी कि हम बड़े संवेदनशील है, संवेदना रखते हैं देश के प्रति, पर कहीं ना कहीं अब छोटी कमेटी से भी बातचीत से जो सरकार पीछे हटी है, तो आज की मीटिंग में कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राकेश जी, जैसे आप किसानों की अगर मैं बात कर लूं तो कई किसान ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हम जो 3 कृषि कानून है वो वापस हो गए हैं, तो अब हमें घर लौट जाना चाहिए। आप किसानों के बीच में ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के कई किसान हैं जिनका ये कहना है कि अब यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वापस तो हमने भी जाना है, पर मुकदमे लेके जाएंगे यहाँ से आंदोलन के वापस। जो मुकदमे, जैसे आपने हरियाणा में पिछली बार देखा हो 2016 में कितनी सजाएं लोग भुगत रहे हैं, क्या उन सभी को वापस लेके जाएं? क्या हम यहाँ पे लड़ाई करने आए थे? ये तो आंदोलन के मुकदमे होते हैं और फैसले के बाद आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लिए जाते हैं। जो शहीद हुए उनको मुआवजा जरूरी है, क्योंकि हम कोई यहाँ पे मरने के लिए थोड़ी आए थे। ये तो कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे, उस कारण हमें आंदोलन करना पड़ा और उस कारण से हमें साथ देनी पड़ी हमारे किसान साथियों को। तो क्या उनके परिवार को मुआवजा ना दुआएं? इसी तरह तीसरा था कि उनकी याद में एक स्मारक स्थल हमें दिया जाए। तो क्या ये गलत बातें हैं? ये आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं और आंदोलन के साथ ये बातें खत्म होती हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाए और इस मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं, इस 1 साल के बीच में जो सरकार को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जो जनता को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? कानून कौन लेके आया था? हम लेके आए थे, सरकार लेके आई थी। कानून किसने थोपे थे जनता के ऊपर? हमने थोपे थे कि सरकार ने थोपे थे? नहीं, सरकार क्या देश को गुलाम बनाना चाहती है सरकार? पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है? आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या था? सारे देश के अनाज पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे थे। यदि देश की जनता खड़ी हो गई, देश का जनता ने उसका जवाब दे दिया, तो क्या उस नुकसान को हम गिनेंगे? नुकसान देश किसका है? एक सवाल ये भी है राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप मुआवजा दिलाने की इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, जिन 700 किसानों की आप बात कर रहे हैं, ना सरकार की तरफ से गोलियां चली, ना बुलडोजर चला, ना आंसू गैस चले यहाँ पर, ना किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, फिर इन्हें शहीदों का दर्जा क्यों दे दिया जाए? वाह जी वाह। देखिए, 1 साल से सड़क पे किसने बैठाया? 1 साल से सड़क पे किसने बैठाया? हम चाव से बैठना चाहते थे 1 साल से। ठंड में गुजरे हैं, जो बरसात में गुजरे हैं, जो यहाँ पे लाठियों से और गोली से जो उनकी हुई है साथ में, उनको छोड़ दें क्या? आप कह रहे गोली नहीं चली, क्या था करनाल में, क्या था सिरसा में, क्या था लाठीचार्ज नहीं हुआ क्या करनाल में? यानी आप सरकार को बिल्कुल भी मौका देने को तैयार नहीं है? सरकार को थोड़ा वक्त देंगे ताकि नहीं, 2 कदम सरकार पीछे हटी है, 2 कदम हम भी पीछे हटे हैं। सरकार ने कमेटी की बात की है, बातचीत के लिए हमने कमेटी बना दी है। ये नहीं है कि हम पीछे नहीं हटे, हम भी 2 कदम पीछे। जो हमने पहले प्रोग्राम दिए हुए थे उन प्रोग्राम को रोका भी है हमने। हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन का अब कहीं ना कहीं एक सम्मान पूर्वक ये कहेंगे कि इसको समाप्त किया जाए और जिन मांगों की बात हमारी थी और सरकार माने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार जिस तरीके से आज के अखबार में कई खबरों की हम बात करेंगे। रोहतक में सोमवार से पीजीआई आईएमएस के डॉक्टर यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स यहां पर पीजी के पहले बैच में दाखिला नहीं होने से नाराज हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है। बता दें कि हड़ताल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या करीब 450 है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर ना तो ओपीडी में मरीजों की जांच करेंगे और ना ही वार्ड में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सभी तरह के यहां पर इलेक्टिव सर्विस भी नहीं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में अपनी ड्यूटी देंगे। इस संबंध में डायरेक्टर को भी पत्र दे दिया गया है। दरअसल पीजी के पहले बैच के छात्रों का दाखिला नहीं हो रहा था, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से इनकी नाराजगी ये देखी गई है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल शुरू कर दी है। देश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हड़ताल की गई है। उनका कहना है कि सिर्फ 2/3 रेजिडेंट डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मलिक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, जिस तरह से यहाँ पर ये 450 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद अब ये अपनी सेवाएं अस्पताल में नहीं देंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मैम, हमारी मांग है नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। जितना जल्दी हो सकता है, जितने ज्यादा डॉक्टर्स बढ़ेंगे अस्पतालों में, उतना ज्यादा अच्छा मरीजों को इलाज दे पाएंगे। जो डॉक्टर पिछले 1 साल से 2/3 संख्या में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आए। नए डॉक्टर जो ऑलरेडी पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको सेवा देने का मौका दिया जाए। जिस तरह से यहाँ पर 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, इसकी वजह से अगर देखा जाए यहाँ पर डॉक्टर संदीप, तो जनता को भी काफी समस्याओं का सामना अब करना पड़ेगा। मैम, हम जनता के लिए ही ये सब कर रहे हैं, हमारा इसमें अपना पर्सनल कोई फायदा नहीं है। जनता को सेवा देने के लिए डॉक्टर पिछले 7 महीने से 2/3 संख्या में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हम दिन रात एक बात सुनो, जो काम हमें 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, वो हम 24-24 घंटे लगातार ड्यूटियां दे रहे हैं। अगर ज्यादा डॉक्टर्स आएंगे तो मरीजों के लिए ही अच्छा होगा। हमने मरीजों के अच्छे के लिए सोचते हुए ही अभी कोई इमरजेंसी सेवाएं नहीं बंद की है, हमने आईसीयूज नहीं बंद किए हैं, हमने सिर्फ इलेक्टिव ओटीज और ओपीडीज को बंद किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर फिलहाल ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे और ना ही वार्ड में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही सभी तरह के यहाँ पर इलेक्टिव सर्विस वो नहीं देंगे, इमरजेंसी में सर्विस देंगे, ट्रामा सेंटर, आईसीयू में ही यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जनता के लिए ही ये फैसला वो ले रहे हैं, ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की सौगात मिल सके। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सोनीपत में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है, जहां आदेश के बाद भी निजी स्कूल खुले नजर आए। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए कई निजी स्कूल खुले नजर आए। स्कूल की बस प्रदूषण को बढ़ावा भी देती नजर आई, क्योंकि अधिकारी समय पर स्कूल बस की जांच नहीं करते। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कैमरे से दूरी बनाते हुए नजर आए। तो सोनीपत की ये खबर है, जहां आदेशों के बावजूद यहां पर स्कूल लगातार खुल रहे हैं। जिला उपायुक्त द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार स्कूल यहां पर खुल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया था कि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों को खोला जा रहा है। सोनीपत में आदेशों के बावजूद खुल रहे हैं स्कूल, निजी स्कूल अपनी मनमानी यहां पर कर रहे हैं। जिला उपायुक्त द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। जिला उपायुक्त के आदेशों की सरेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कैमरे से यहां दूरी बनाई। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो कैमरे से दूरी बनाते हुए नजर आए। बसों के द्वारा भी प्रदूषण को काफी ज्यादा यहां पर हवा मिल रही है, जिस वजह से समस्याओं का सामना भी बच्चों को करना पड़ेगा। तो एक तरफ लगातार यहां पर प्रदूषण से बचाने की कवायद शुरू की जा चुकी है, ताकि बच्चों को, बुजुर्गों को बचाया जा सके बढ़ते प्रदूषण से, लेकिन दूसरी तरफ ये स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं।
छात्र अभिभावक संघ के संयोजक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं, विमल किशोर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विमल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद। विमल जी, जिस तरीके से एक तरफ यहां पर लगातार प्रदूषण से बचाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है, बच्चों को खासतौर से प्रदूषण से बचाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर स्कूलों को खोल दिया जा रहा है। कई स्कूल है यहां पर जो बंद का यहां पर आह्वान होने के बाद भी खुल रहे हैं। बच्चों के लिए समस्याएं हो सकती हैं। तो सोनीपत में आदेशों के बावजूद भी खुल रहे हैं स्कूल, इसी पर चर्चा करेंगे। जिला उपायुक्त द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपायुक्त के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कैमरे से इस पूरी खबर पर दूरी बना ली। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन आदेशों की अवहेलना किस तरह से की जा रही है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। स्कूलों को खोला जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहां जिला उपायुक्त के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे ताकि थोड़ा सा प्रदूषण कम हो जाए, उसके बाद बच्चे स्कूल जाएं ताकि बच्चों को यहां बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो एक बार फिर से हमारे साथ विमल किशोर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विमल, जिस तरीके से मेरा ये प्रश्न आपसे है, यहाँ पर जिला उपायुक्त के द्वारा आदेश दिया गया कि कुछ दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कई स्कूल हैं जो खुल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे मासूम बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी ऐसे है, ना तो प्राइवेट स्कूलों को प्रदूषण की चिंता है, ना ही सरकार को पोल्यूशन की चिंता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आपने स्कूल क्यों खोले हैं, तो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए आदेश जारी कर दिए, भाई आप प्रदूषण के चक्कर में स्कूल बंद कीजिए। वास्तविकता ये है, जमीनी स्तर पर सभी स्कूल खुल रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए दिखा रहे हैं कि हमने स्कूल बंद कर रखे हैं, ना तो किसी को बच्चों की परवाह है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, प्राइवेट स्कूलों पर किसी भी आदेश का कोई असर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये तो पोल्यूशन की बात है, ये प्राइवेट स्कूलों को सीधा सीधा सरकार का, नेताओं का संरक्षण है। या मैं कहूं कि ज्यादातर स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, या तो नेताओं के हैं या संरक्षण प्राप्त है। ये तो आप पोल्यूशन के आदेश की बात कर रहे हो, आप सरासर बिना अनुमति के धड़ाधड़ फीस बढ़ाना, एनुअल चार्ज लेना, और यहां तक कि स्कूल के अंदर ये बुक्स नहीं बेच सकते, बुक्स बेच रहे हैं, ड्रेस नहीं बेच सकते, ड्रेस बेच रहे हैं, खुली लूट मची है। कोई भी आदेशों का ये पालन नहीं करते। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा रखे हैं, बावजूद इसके कोई भी ऑर्डर प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं करते। उसका कारण यह है कि प्राइवेट स्कूलों को सरकार का संरक्षण है, सरकार के नेतृत्व में चल रहे हैं, सिर्फ इनकम निजी स्कूलों के जेबों में जा रही है, और अदरवाइज प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप जितना ज्यादा धोरण, अभी आप प्रदूषण देख लीजिए, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन स्कूल बंद नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, प्राइवेट स्कूल सीधी सीधी आप स्कूल ना कहें तो मैं तो अच्छा कहूंगा, स्कूल की दुकानें हैं ये, और ये दुकानों को बंद करने के इनको नुकसान नजर आता है। इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बच्चों के भविष्य के लिए इतना ही चिंतित होते तो आज हजारों बच्चे बिना एसएलसी के कारण घरों में बैठे हैं। कोरोना काल में लोगों का रोजगार खत्म हो गया है और लोग, बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ाई से वंचित हैं। सरकार ने एक आदेश जारी किया था भी हम सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिले ले लेंगे, लेकिन उसी टाइम प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी। नहीं जी, हाईकोर्ट में सरकार ने अच्छे से पैरवी नहीं की। आज पोजीशन ये है कि हजारों बच्चे जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इनको बच्चों की चिंता होती तो कम से कम इनको एसएलसी देकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा देते। मेरा कहने का अभिप्राय सीधा सीधा इतना सा है कि प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकार हो, इनको बच्चों से, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट स्कूल अपना कमाई के लिए स्कूल खोले हुए हैं, सरकार इनको संरक्षण दे रही है, सरकार इनसे रैलियों में चंदा लेती है, इनसे बसें लेती है, इनके यहाँ चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं, डीसी इनके यहाँ चीफ गेस्ट बनते हैं, मंत्री, सरकार के मंत्री सरकारी स्कूलों में जाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में चीफ गेस्ट ज्यादा बनना पसंद करते हैं। तो सीधा सीधा ये दुकानें बन चुकी हैं, शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। इस व्यापार को यदि रोकना है, बच्चों का भविष्य की अगर सरकार को चिंता है तो सरकारी स्कूल दुरुस्त करे, ना कि बंद करे। पिछले हरियाणा के अंदर पिछले बीजेपी के राज में 800 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं। ये तो सरकारी स्कूलों की हालत है। प्राइवेट स्कूलों में जाना मजबूरी है, दोनों हाथों से प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, अभिभावकों को कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में लूट रहे हैं। चाहे बच्चों का भविष्य खराब हो, ठीक हो, ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना प्राइवेट स्कूल ध्यान दे रहे हैं।
चलिए विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।